हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू एम के जैन क्लासेस। और बेटा आज हम लोग चैप्टर के कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, मींस द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। क्या चैप्टर था हमारा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और हम पढ़ रहे थे फ्रॉग के बारे में। और फ्रॉग का बेटा हमने ऑलमोस्ट इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली थी। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो बेटा मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस कर ली थी। एनाटॉमी में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कल ख़त्म हो गया था। आज हम लोग करेंगे एनाटॉमी में द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एज यू ऑल नो, फ्रॉग के ज़्यादा कोई सिस्टम हमारे कोर्स में नहीं है, थोड़ी बहुत एनाटॉमी है और बड़ी इजी सी एनाटॉमी है, फटाफट से ख़त्म हो जाती है। इसके कंपैरिजन में कॉकरोच अ बिट टीडियस, लेकिन कॉकरोच मैंने बड़ी डिटेल में आपको करवा दिया है, बहुत इजी लगा होगा वो भी आपको। आई एम होपिंग सो है ना। तो बड़े ध्यान से आराम से सुनते हुए एंजॉय करते हुए पढ़ना इन चीज़ों को, सब कुछ एक बारी एक लेक्चर देखने में समझ आएगा। मतलब एक लेक्चर नहीं, एक बारी में ही लेक्चर्स देखने में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉग के पास क्या क्या मोड्स हैं भाई? बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीका है। फ्रॉग के पास बहुत सारे मीन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहला रेस्पिरेशन के लिए जो मोड फ्रॉग यूज़ करता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज दी क्यूटेन सॉरी जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन बाय गिल्स। रेस्पिरेशन बाय गिल्स। मैम गिल्स भी होते फ्रॉग के पास? यस, लेकिन एडल्ट फ्रॉग के पास नहीं होते। ओनली इन दी लार्वल स्टेज। कहाँ पे मिलेंगे गिल हमें देखने को? लार्वल स्टेज। और फ्रॉग की लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज नोन एज द टैडपोल लार्वा। तो जब भी लार्वल स्टेज में होगा तो फ्रॉग तो कैसे रेस्पायर करेगा? बाय मीन्स ऑफ गिल्स। क्योंकि कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लार्वा इज एक्वेटिक इन नेचर। लार्वा इज एक्वेटिक, पानी में मिलता है, लैंड पे थोड़ी आ जाता है लार्वा। फ्रॉग का लार्वा, जो एडल्ट फ्रॉग है ना, वो ड्यूअल लाइफ जीता है, मतलब लैंड पे भी मिलेगा और हमें वाटर में भी मिलेगा। लेकिन जो लार्वा है, लार्वा इज ओनली फाउंड इनसाइड दी वाटर। तो पानी के अंदर तो एक ही मीन्स है उसके पास, और इस मीन्स के अलावा एक मीन्स और है, वो अभी मैं लिखने जा रही हूँ नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होती है? ये होती है बेटा रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। थ्रू स्किन। यस, फ्रॉग्स की स्किन भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसीलिए मैंने बताया था ना, जब मैं आपको फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने इसकी स्किन की बात की थी। तो कॉकरोच की जो स्किन होती है बेटा, दैट इज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। मॉइस्ट स्किन किसकी वजह से थी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। और ये स्किन मॉइस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, अभी हम पढ़ेंगे भी, हमारे पास अभी चैप्टर आएगा हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे हम ये कंडीशंस लिखेंगे भी। और आपकी प्रायर नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होगा, किसी भी तरह की कोई भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी सरफेस है, दैट हैज़ टू बी, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? थिन होनी चाहिए। कोई भी ऐसे लिख देती हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस अगर है, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस या कोई भी मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी सरफेस या मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस रेस्पिरेशन होना है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए उसको? नंबर 1, इट हैज़ टू बी वेरी थिन, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसको क्या होना पड़ेगा? मोइस्ट। तीसरी कंडीशन, इट हैज़ टू बी वेस्क्यूलर। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होने वाला है? समझ गए ना। तो जो भी रेस्पिरेशन के लिए सरफेस होना चाहिए वो थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। और मॉइस्ट यहाँ किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। और वेस्कुलर होना चाहिए। वेस्कुलर का मतलब क्या है? रिच ब्लड सप्लाई वहाँ पे चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई। क्योंकि आप 11th में हो तो अभी मैं इन चीज़ों के मीनिंग लिख रही हूँ, लेकिन जब हम 12th में चले जाएंगे तो हम वेस्कुलर का और इन सब चीज़ों का मीनिंग बस हम बोलने से समझ जाएंगे कि व्हाट डज वेस्कुलर मीन्स।
गॉट इट। तो जो स्किन है बेटा, स्किन थिन है, मोइस्ट है, वेस्कुलर है। और ये स्किन से किस वक्त रेस्पिरेशन करते हैं बेटा? ऑल द टाइम। वेदर फ्रॉग इज प्रेजेंट इन वाटर और इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल द टाइम्स चलती रहती है, ऑल द टाइम, occurs all the time, whether on land और इन वाटर। चाहे पानी के अंदर बैठा हो फ्रॉग या लैंड पे हो, सब टाइम पे क्या चलती रहेगी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्पेशली और किस वक्त चलेगी? जब ये हाइबरनेट कर रहे होंगे, तो हाइबरनेशन के टाइम पे एंड एस्टिवेशन के टाइम पे। तो बेटा दिस इज दी ओनली मोड, दिस इज दी ओनली मोड फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज दी ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हमने पढ़ा था ना अभी पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ा था? हाइबरनेशन क्या होती है? विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होती है? समर स्लीप। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, तो बेटा जैसे जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो इनकी बॉडी भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, होम्योस्टेसिस ये मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनकी बॉडी भी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कम टेम्परेचर पे आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर हाई होगा, इनकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, भाई उसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आने वाला है, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, है ना, उनकी एक्टिविटी जो है स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से उस वक्त इनको क्या करना पड़ता है? अपने मेटाबॉलिज्म को मिनिमाइज करके इनको छिपना पड़ता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो उस वक्त ये ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम छिपे हुए हैं। हमें फूड और सब चीज़ों के लिए इधर उधर हम नहीं भाग सकते, क्योंकि हम छिपे हुए हैं। बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे हिसाब से, हम क्या कहेंगे कि हमारे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो ये फ्रॉग कहाँ बैठे रहेंगे? छिपे हुए, और उस वक्त अपनी मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर पे ये चल रहे होंगे, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। और रेस्पिरेशन में लगती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो एनर्जी को कैसे ये स्टोर, मतलब कैसे बचाते हैं एनर्जी की बेफजूल की सप्लाई को, कैसे कि एनर्जी हमारी स्पेंड ना हो बेफजूल की रेस्पिरेशन पे। तो ये अपना काम किससे चलाते रहते हैं? थ्रू दी स्किन, स्किन के थ्रू करते रहते हैं रेस्पायर। गॉट इट। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पे दिस इज द ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड आ जाता है, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन बाय, जिसको हम बोलते हैं बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन। कौन सा टाइप आ गया अब हमारे पास? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब बक्कोफेरेंजियल से आप समझ गए होंगे, बकल कैविटी और फेरिंग्स को इकट्ठा मिला के, क्योंकि इनके पास नेक तो है नहीं, तो फेरिंग्स भी बहुत बड़ा नहीं है, तो बक्कोफेरेंजियल, बकल कैविटी और फेरिंग्स को मिलके बनती है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी यहाँ पे क्या करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। कब? when the frog is present on land, अगर वो लैंड के ऊपर प्रेजेंट है तो वो कैसे रेस्पायर करता है? बाय मीन्स ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी। कैसे? और बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर क्या होता है? यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा? यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन। बकोफेरेंजियल कैविटी अंदर से सारी कैसी है? मॉइस्ट है। तो वो सारी की सारी मेम्ब्रेन कैसी होगी? किसकी है ये? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बको फेरेंजियल कैविटी। समझ में आ गया? तो कैसे होता कैसे है बेसिकली? देखो, ये जैसे फ्रॉग है ना हमारे पास, ये फ्रॉग का माउथ है, उसके पास क्या प्रेजेंट होती है? दो नोस्ट्रिल। यहाँ पे बेटा ये सारी की सारी, ये बड़ा सा, ये तो यहाँ पे वोकल सैक्स बन गए, तो ये सारी की सारी बीच में क्या प्रेजेंट है? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी लीड्स टू द गलेट, और गलेट के बाद बेटा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे दो वेल डेवलप्ड लंग्स। ये है इनके पिंकिश कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो गलेट है, गलेट लीड्स टू दी ब्रोंकाई। तो ये है हमारे पास दो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई लीड्स टू दी लंग्स। पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझो। तो जिस वक्त कोक्रोच अगेन, जिस वक्त फ्रॉग नोस्ट्रिल से एयर अंदर जा रही है, वो एयर जब अंदर जाएगी तो वो सारी की सारी एयर कहाँ आ जाएगी? इन दी बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्योंकि एक्सटर्नल लेयर कैसे खुल रहे हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी में? कल हमने डायग्राम बनाया था, अंदर की तरफ जैसे हमारी नोस्ट्रिल है, बाहर नोस्ट्रिल है, सारे की सारी हवा कहाँ जा रही है?
हमारे गले के अंदर क्या प्रेजेंट है, इंटरनल नेयर्स, दरवाज़ा है यहाँ पे, ये नेज़ल चैम्बर का भी हम अपनी फिजियोलॉजी में बनाएंगे। और आपको पता भी है ना, नाक में कोई दवाई डालो या ज़ोर से नाक को सुड़को तो सब कुछ सामान हमारे गले के अंदर आ जाता है। इसका मतलब नोज़ और हमारा गला जो है कनेक्टेड है। किसके थ्रू, कैसे खुल रही है, नोज़ का जो चेम्बर है पीछे गले में कैसे खुल रहा है, बाय मीन्स ऑफ द इंटरनल नेयर्स। ऐसे ही फ्रॉग का भी जो ये एक्सटर्नल नेयर्स हैं, ये कहाँ पे खुल रही हैं बेटा, अंदर की तरफ खुल रही हैं यहाँ पे। ये हमने बनाई थी ना कल, इंटरनल लेयर्स, ओपनिंग ऑफ द इंटरनल लेयर। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल बाहर से तो नोस्ट्रिल दिख रही है फ्रॉग की, अंदर वो गले में कैसे खुल रही है, बाय मीन्स ऑफ टू ओपनिंग, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। तो एक्सटर्नल लेयर से क्या गया, हवा अंदर गई, इंटरनल लेयर से वो चली गई सारी की सारी बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। अब बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा एलिवेट, ऐसे मोटी सी हो जाएगी, फूल जाएगी। और उस वक्त क्या हो जाएगा, ये जो गलेट है ना, इसके यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा एपीग्लोटिस। क्या प्रेजेंट होती है, ग्लोटिस। तो वो ग्लोटिस जो है एक तरह का कवर है, वो उसको कवर कर देता है। उस वक्त ये सारा का सारा सिस्टम बंद होता है। तो रेस्पिरेशन सिर्फ किससे चल रही है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से। समझ में आ गया। तो जब बक्कोफेरेंजियल कैविटी से रेस्पिरेशन होती है, उस वक्त गलेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है, लंग्स को बिल्कुल भी एयर नहीं जा रही है उस टाइम पे। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगा, या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो तरीका है रेस्पिरेशन का, दैट इज द पल्मनरी रेस्पिरेशन। पल्मनरी रेस्पिरेशन। और पल्मोन का मीनिंग आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। पल्मोन मीन्स होता है बेटा लंग्स, मतलब कि रेस्पिरेशन बाय लंग्स कब होगी, जब फ्रॉग्स प्रेजेंट होंगे ऑन लैंड। तो जब पानी में प्रेजेंट है, बताओ फ्रॉग कैसे रेस्पायर करेंगे, पानी के अंदर कैसे रेस्पायर करेंगे, ओनली थ्रू दी स्किन। और जब लैंड के ऊपर प्रेजेंट है तो कैसे रेस्पायर करेंगे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकते हैं, लंग्स से भी कर सकते हैं। और स्किन तो मैंने क्या कहा था, हमेशा हमेशा इनकी रेस्पायर करती ही रहेगी, एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस बिहेव करेगी एट ऑल दी टाइम्स, चाहे ये हाइबरनेशन में है, चाहे एस्टिवेशन में है, चाहे लैंड पे है, चाहे पानी में है। गॉट इट। यही चीज़ें मेन इसमें समझने वाली है। पल्मनरी रेस्पिरेशन कैसे होती है, बाय मीन्स ऑफ लंग्स। और लंग्स कितने हैं, वन पेयर। कैसे हैं, पिंकिश कलर के ऑर्गन्स हैं। और मैंने भी बनाए भी थे, देखो लंग्स ऐसे हैं, पिंक कलर के ऑर्गन्स है। एक लंग ये है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक ब्रोंकाई, ये है दूसरा ब्रोंकाई, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एक लंग। तो दिस इज वन लंग, दिस इज अनदर लंग। इनको पिंक कलर से मैं बना सकती थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, आप लोग बना लेना। और ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, दिस इज द ग्लोटिस। तो ये तो आ गई गलेट, ये आ गए हमारे पास ब्रोंकाई। जैसे हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा है ना, ब्रोंकाई होंगे, फिर ब्रोंकियोल होंगे, ब्रोंकियोल भी प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल है ना, जिनको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी। इतनी सारी डिविजन्स होती हैं, इनमें ज़्यादा नहीं है, बस दो ही। जैसे ही ये गलेट से आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ब्रोंकाई के अंदर ये टूट जाएगा। और ये दो स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर दी टू लंग्स। तो लंग्स के थ्रू कब रिस्पायर करेंगे फ्रॉग, जब वो प्रेजेंट होंगे ऑन लैंड। तो लैंड पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और स्किन तो हमेशा रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी ही करेगी। और गिल्स के थ्रू सिर्फ कब होगा, जब फ्रॉग होगा इन दी लार्वल स्टेज। तो रेस्पिरेशन के लिए बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अब आ जाइए बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग पे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग का कैसे है, सबसे पहले तो लिख लीजिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे और कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी। ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट, मतलब कि ब्लड जो है ओपन साइनसेस में फ्लो नहीं करेगा, जैसे फ्लो कर रहा था इन केस ऑफ कॉकरोचेस।
क्योंकि कॉकरोच के पास कोई भी ब्लड कैपिलरीज नहीं थी। ब्लड आया मेन एओर्टा से सीधा बॉडी कैविटी के अंदर भर गया, वहीं पे ऑर्गन थे और सारे ऑर्गन ब्लड के अंदर तैर रहे हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है ब्लड से ले लो, जिसकी नहीं ज़रूरत ब्लड को दे दो। ऐसा था ना ओपन साइनेसिस में था, यहाँ पे ओपन साइनेसिस में नहीं फ्लो करेगा ब्लड। कहाँ पे फ्लो करेगा? इन दी ब्लड वेसल्स एंड दी कैपिलरीज। और कैसे है सर्कुलेशन, किस टाइप की है? यहाँ पे सर्कुलेशन अब जैसे होती है ना, एक होती है यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, सुना है हम लोग के अंदर जो होती है ना, दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग होता है बेटा ब्लड हमारे हार्ट से एक साइकिल में 2 बार होके निकलता है, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है ना, इट इज मिक्स्ड सर्कुलेशन। कैसी होगी? मिक्स्ड सर्कुलेशन, या जिसको मोर करेक्टली आप क्या बोल सकते हो? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज का बना हुआ है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, किस किस चीज का बना हुआ है कॉकरोच में? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हार्ट। हार्ट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड। और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स। अब हार्ट कैसा है, पहले हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रॉग का जो हार्ट है ना बेटा, सबसे पहले तो इट इज़ अ न्यूरोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट। हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक। मैंने कॉकरोच के टाइम पे भी बताया था, हमारा हार्ट इज़ मायोजेनिक। हमारा कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड, हार्ट की पंपिंग होती है, ब्लड की पंपिंग होती है थ्रू दी हार्ट। जो एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं वो कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? क्योंकि उनकी वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? मसल्स की। और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब वो चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे पंपिंग ऑफ ब्लड होती है थ्रू दी हार्ट। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट है इट इज़ न्यूरोजेनिक, मतलब न्यूरॉन के स्टिमुलस से वो क्या होगा? आगे कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो न्यूरॉन्स के कंट्रोल में है हार्ट, तो उस हार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। तो हमारे हार्ट को कहाँ से आ रहा है सिग्नल? फ्रॉम दी एसए नोड। पेस मेकर पता है ना, एसए नोड, एवी नोड अभी आपको पढ़ाएंगे। तो वो जो पेस मेकर्स होते हैं ना, वो जनरेट करते हैं स्टिमुलस। किस चीज़ के बने होते हैं? उनमें ऑटोरिदमिसिटी सेंटर्स होते हैं, मतलब ऑटोरिदमिक होते हैं, अपने आप से स्टिमुलस जनरेट कर देते हैं फॉर दी मसल्स। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ ह्यूमंस की, मायोजेनिक हार्ट की। लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट है वहाँ उनके लिए स्टिमुलस कहाँ से आता है? फ्रॉम दी न्यूरॉन्स। इसलिए ऐसे हार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक हार्ट। और हार्ट बना कैसा होता है बेटा? किस तरह का है? हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। कैसा हार्ट होता है कॉकरोच के अंदर? हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड का मतलब क्या है? 2 एट्रिया प्रेजेंट है, जिनको आप ऑरिकल्स भी बोलते हो, और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल इसका बना होता है। तो बना ले एक बार हार्ट को। और हार्ट कैसा होता है? थोड़ा सा कॉनिकल या ट्रायंगुलर टाइप का हार्ट होता है। कैसा शक्ल कैसी होती है? आप कह सकते हो कॉनिकल या थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का हार्ट होता है, जब डायसेक्शन के बाद हम इसको देखते हैं। तो अब हार्ट को अगर हम देखें, हार्ट के पास ना 2 चेम्बर्स हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक तो है ये ऑरिकल्स, ये है 2 ऑरिकल्स आ गई। दिस इज दी right auricle, this is the left auricle। और ये दोनों किस में खुल रही हैं? इनटू अ कॉमन चेम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल कितनी है? सिर्फ एक प्रेजेंट है। अब सिर्फ इतना स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे 2 और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक होता है बेटा साइनस विनोसिस। कहाँ पे लिखे? ये ब्लड और ब्लड वेसल्स की बात हम करेंगे थोड़ा सा देर में, तो इनको अभी मैं हटा देती हूँ। एक काम करते हैं, इनको लिखा तो रहने देते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो और चीज़ें क्या होंगी? ब्लड होगा और ब्लड वेसल्स होंगे। तो हार्ट में और क्या प्रेजेंट होगा बेटा? एक तो होगा साइनस विनोसस।
ये बेटा फिशीज में वेल डेवलप्ड होता है। फिर एम्फीबियंस में अभी हम देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ा सा डेवलप्ड है, एक्सेसरी चैम्बर होता है ये, जो बाकी के ऑर्गन से, लिम्फ से क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जैसे जैसे आप एम्फीबियन से रेप्टाइल जाएंगे, रेप्टाइल से बर्ड और मैमल जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही रूडिमेंट्री, ना के बराबर, बीच में ही मर्ज हो जाता है। आप देखेंगे हमारे हार्ट के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ साइनस विनोसस पे ध्यान देना। और एक होता है हमारे पास कोनस, या जिसको हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। आर्टीरियोसस। तो दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। साइनस विनोसस क्या है? इट इज एन एक्सेसरी चेम्बर। ये एक और एक्सेसरी चेम्बर है। यहाँ पे ब्लड कलेक्ट कर रहा है, यहाँ से भी ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है, तो ये एक एक्सेसरी चेम्बर है। ये लो, ये क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज दी, कहाँ लिखे इसको, दिस इज साइनस विनोसस। क्या कर रहा है? ये जो दो मैंने वेसल्स बनाए हैं, इनका काम क्या है? टू कोलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ रहे हो ना? सेल से, ऑर्गन से जो यूज्ड ब्लड है, जिसमें CO2 ज़्यादा है, ब्लूइश पर्पलिश कलर का वो ब्लड होता है, तो वो सारा का सारा कहाँ पे आ रहा है? साइनस विनोसस में आ रहा है। साइनस विनोसस से वो कहाँ आ रहा है? इनटू द एट्रियम। ठीक है, यहाँ से आ गया, तो ये सारा का सारा मतलब राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड कैसा होगा? कैसा ब्लड होगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर बेटा ब्लड आ रहा है फ्रॉम दी पल्मनरी वेन्स। ये लो, ये पल्मनरी वेन्स यहाँ पे आके खुल रही हैं। तो ये दो मैंने क्या बनाई हैं? दीज आर दी पल्मनरी वेन्स। कहाँ से आती हैं पल्मनरी वेन्स? फ्रॉम लंग्स। तो कैसा ब्लड आ रहा होगा लेफ्ट ऑरिकल के पास? लंग से आ रहा है ना, तो ऑक्सीजनेट होके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो बेटा ये वाला ब्लड भी, और यहाँ से ये जो पल्मनरी वेन्स लेके आई लंग से ऑक्सीजनेट करा के, ये ब्लड भी और ये ब्लड भी इकट्ठा कहाँ पे आ गया? इनटू दी वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड होगा? वेंट्रिकल के अंदर होगा बेटा मिक्स्ड ब्लड। मिक्स्ड ब्लड समझ गए ना? ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा नहीं बना है अभी। 4 चेम्बर्ड हार्ट नहीं है ये, हमारा क्या है? 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पे सेप्टम बन जाता है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, वन इज दी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सेपरेट रहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू कहाँ जा रहा है? लंग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए। और ये जो लंग से जो वेन लेके आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? हमारे सिस्टेमिक एओर्टा को, मेन एओर्टा से, और वो कहाँ जा रहा है? पूरी बॉडी को जा रहा है ना? अगर इतना तो आप बेटा 10th में पढ़ के आए हो, मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल ब्लैंक से बैठ के मैं सोचना मैम क्या बोले चले जा रहे हैं, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो बड़ी जल्दी जल्दी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। बस कॉकरोच इसमें, फ्रॉग में हमें क्या ध्यान देना है कि राइट ऑरिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहे हैं? बॉडी ऑर्गन से आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? साइनस विनोसस। क्या होता है साइनस विनोसस? इसको लिख लेते हैं। साइनस विनोसस इज द एक्सेसरी चेम्बर। इट इज द एक्सेसरी चेम्बर। फिशेज में वेल डेवलप्ड, एम्फीबियन में थोड़ा सा छोटा हो गया, आगे रेप्टाइल में और छोटा, बर्ड्स और मैमल में तो एक तरह से सिर्फ इसका रूडिमेंट ही रह जाएगा, छोटा सा प्रेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड ये नहीं होगा। तो ये हो गई वेंट्रिकल। यहाँ पे आएगा मिक्स्ड ब्लड। अभी मिक्स्ड ब्लड कहाँ जाएगा? टू दी बॉडी ऑर्गन्स। अब बॉडी ऑर्गन को जाएगा, कैसे जाएगा बेटा? अब यहाँ से क्या निकल रहा है? एक मेन, यहाँ से एक बड़ा सा अयोटा निकलेगा, और इस बड़े अयोटा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रंकस आर्टीरियोसस। ये जो बड़ा एक वेसल निकला है, और इस बड़े वेसल की क्या होंगी? 2 ब्रांचेस हो जाएंगी। ये देखो ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं किसी और कलर से बना देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना पूरा, ये ब्लू, अरे किधर गया ब्लू? ये ब्लू कलर से वेंट्रिकल में से अब क्या निकल रहा है? वेंट्रिकल में से निकल रहा है बेटा ट्रंकस या कोनस आर्टीरियोसस। क्या निकल रहा है? ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज दी ट्रंकस
आर्टीरियोसस, या इसी को हम कोनस आर्टीरियोसस भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोनस या ट्रंकस आर्टीरियोसस। और इसकी क्या हो रही है, दो ब्रांचेस हो रही हैं जाके ऊपर। दो ब्रांचेस क्यों हो रही हैं, इसमें से एक ब्रांच तो बन जाएगी ये वाली, ये तो बन जाएगी पल्मनरी आर्टरी या पल्मनरी अयोटा बोल लो या आर्टरी, जो कहाँ पे ब्लड लेके जाएगी, टू दी लंग्स। और ये वाली कहाँ पे जाएगी, ये बन जाएगा सिस्टेमिक अयोटा। सिस्टेमिक अयोटा, ये ब्लड कहाँ लेके जाएगा, टू दी बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हम डायग्राम को बना लेते हैं ऐसे। ये है बेटा हार्ट, हार्ट के पास क्या है, इतना ही बहुत है। एक चेंबर नीचे है वेंट्रिकल, एक चेंबर है, दो चेंबर ऊपर है। दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल के पास ब्लड कहां से आ रहा है, फ्रॉम दी साइनस विनोसस। साइनस विनोसस के पास ब्लड कहां से आ रहा है, फ्रॉम दी बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन के पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ आया, साइनस विनोसस के बाद कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल के पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, इनटू दी वेंट्रिकल। इधर से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल के पास क्या है, लेफ्ट ऑरिकल के पास बेटे यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। क्या है ये, दीज आर पल्मनरी वेन्स। कैसा ब्लड लेके आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके पास कैसा ब्लड होगा, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से ला रही हैं ये वेन, इसको प्योरीफाई करवा के, फ्रॉम लंग्स। टू पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है ना फ्रॉग के पास, पिंकिश कलर के स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे ये ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, इसमें से CO2 निकाल ली जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, जैसा हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो लंग से फ्रेश ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, वो भी कहाँ पे आ गया, इनटू दी वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के पास कैसा ब्लड प्रेजेंट है, मिक्स्ड ब्लड। अब इस वेंट्रिकल को क्या देना है, ब्लड देना है बॉडी पार्ट्स को। कैसे देगी अब ये वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल से निकलेगा बेटा एक वेसल, मतलब एक ब्लड वेसल, बड़ा सारा अयोटा। इस अयोटा को हम क्या बोलते हैं, दिस अयोटा इज नोन एज ट्रंकस, या इसी का नेम है कोनस आर्टीरियोसस। और इसकी आगे दो ब्रांचेस हो जाती हैं। तो एक ब्रांच जो जा रही है टू बॉडी ऑर्गन्स, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी सिस्टेमिक अयोटा। इसे आगे फर्दर और आर्टरीज बन जाएंगे, आर्टरीज से फिर कैपिलरीज। इधर ये वाला जो ब्लड लेके जा रहा है दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए टू लंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी पल्मनरी अयोटा। तो पल्मनरी आर्टरीज ब्लड को लेके जाएंगी, पल्मनरीज वेन उनको वापस हार्ट के अंदर ले आएंगी। तो इस तरह की सर्कुलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स्ड सर्कुलेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा जोर नहीं लगाना बस हमें फ्रॉग के ऊपर। तो ये बेटा हमारा सारा का सारा हार्ट उसका आ गया है, उसके बाद बस हार्ट में तो हमें और कोई बात नहीं करनी। अब हम आ जाते हैं बेटा ब्लड पे। ब्लड कैसा है, ब्लड किस किस चीज़ का बना हुआ है, यहाँ पे लिख दें ब्लड के बारे में। ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेटा, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरी चीज़ें क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड की सेल्स। तो प्लाज्मा तो है ही, ब्लड की सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी बस ये जानना ज़रूरी है। प्लाज्मा हमें पता है इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जैसा हमारे अंदर होता है। तो ब्लड सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी बेटा, आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। और साथ में क्या प्रेजेंट होगा इनके पास, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो कैसा ब्लड होगा, फ्रॉग का भी रेड कलर का ब्लड होगा। और क्या प्रेजेंट होंगी बेटा इनके पास, WBCs। WBCs हमें पता है वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी हमारे पास होती हैं प्लेटलेट्स।
इनके पास प्लेटलेट्स नहीं होती, इंस्टेड ऑफ द प्लेटलेट्स फ्रॉग के पास क्या होती हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स कैसी होती हैं, दीज आर न्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। कैसी होती हैं, देखो इस तरह की सेल्स होती हैं, ऐसे बीच में से ऐसे मोटी सी, फिर ऐसे इस तरह की सेल्स होती हैं और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो थ्रोम्बोसाइट्स ऐसी होती हैं। तो 3 तरह की सेल्स जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बस इससे ज़्यादा हमें फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नहीं जानना। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, उसको छोड़ दो। पोर्टल सिस्टम्स हम आगे पढ़ेंगे, जब हम अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ द मेल फ्रॉग। अब यू विल बी सरप्राइज टू सी यूरिनोजेनाइटल। वाई यूरिनोजेनाइटल? एक्सक्रीटरी को मैम अलग क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आप काम कम कर रहे हो? नहीं बेटा, काम कम नहीं कर रहे, एक ही सिस्टम में यहाँ पे दोनों पढ़े जा सकते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल का मतलब समझ रहे हो? यूरिनो का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अगर मैं जेनाइटल की बात करूं, जेनाइटल वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। तो दोनों सिस्टम क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो हम इनको अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर एक काम करते हैं, थोड़ी सी बात अलग अलग कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूं बेटा इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या दिखाई देंगी? पेयर ऑफ किडनीज। अच्छा, उससे पहले मैं क्या बताना चाहूँगी, एक्सक्रीटा इनका मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है इनकी बॉडी से जो निकलता है। जो एडल्ट फ्रॉग है बेटा, एडल्ट फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। लिख लीजिए, एडल्ट फ्रॉग कैसा है? यूरिया निकालता है बॉडी से बाहर, तो कैसा होगा? यूरियोटेलिक। तो यूरिया को स्टोर भी करता होगा क्योंकि अमोनिया कैन नॉट बी स्टोर्ड। अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक होती है, तभी हम उसको किसमें चेंज कर देते हैं? इनटू द यूरिया। यूरिया कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम्स। ये भी टॉक्सिक होता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए वी कैन स्टोर इट। तो फ्रॉग भी स्टोर कर सकता है। तो यूरिया को स्टोर करने के लिए क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एडल्ट फ्रॉग होता है यूरियोटेलिक, मतलब कि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? यूरिया होगा, इसीलिए यूरियोटेलिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जो हमारे पास वो होगा लार्वल, जो लार्वा होगा फ्रॉग का, लार्वा कैसा होगा? लार्वा विल बी अमोनोटेलिक। लॉजिक सोच सकते हो? मैंने बहुत बार बताया है, पहले भी मैंने डिस्कशन में बताया है, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट में जो सबसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जो है बॉडी का, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज अमोनिया। हमारी बॉडी में भी निकलता है, लेकिन अमोनिया को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए वी रिक्वायर अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उतना पानी कौन अफोर्ड कर सकता है? जो पानी के अंदर रहता है। लार्वा कहाँ रहता है? पानी के अंदर। तो जितना मर्जी अमोनिया बनाता रहे, पानी के थ्रू उसको फ्लश आउट कर देना। लेकिन हमारी बॉडी, हम कितना पानी पी सकते हैं? 8 ग्लासेस पी लोगे, 10 पी लोगे, 12 पी लोगे, 15 पी लोगे, उससे ज़्यादा पीने भी नहीं है। किडनीज के ऊपर बेचारी ओवरबर्डन हो जाएंगी, इतना काम कर करके धीरे धीरे किडनी की एफिशिएंसी डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो पानी जितना रिक्वायर्ड है बस उतना, उससे एक दो ग्लास ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना कि पानी पानी कर लिया बॉडी के अंदर। तो हमारा एक 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 मतलब रिस्ट्रिक्टेड बैंड है कि बस इतना पानी हम दिन में पी सकते हैं। इतना थोड़ी आप आधा ड्रम पानी का पी गए या 2 बाल्टी पानी की पी गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो अमोनिया बन रहा है, अगर हम अमोनिया ही रखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन उतना पानी पीना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस टॉक्सिक प्रोडक्ट को लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी अमोनिया को किस में ट्रांसफॉर्म कर देती है? इनटू द यूरिया। and urea can be stored in our body for some time because it is less toxic as compared to the ammonia, but only for some time, and it also requires very less amount of water to flush it out of the body.
तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई यूरिया को फिर हम अपनी यूरिन के थ्रू, थोड़े पानी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी जो एडल्ट फ्रॉग है वो लैंड पे भी रहता है, तो यूरियोटेलिक, वो यूरिया निकालेगा बॉडी से। लेकिन जो लार्वा है वो कहाँ रह रहा है? पानी में। तो वो क्यों इतनी मेहनत करे, अमोनिया को मैं पहले यूरिया में कन्वर्ट करूँगा? नहीं करता, मैं तो, मेरे पास बहुत पानी है, मैं तो अमोनिया को ही निकाल दूंगा बॉडी से बाहर। तो ऑलवेज याद रखना इस चीज़ को। गॉट इट? और एक्सक्रीटरी सिस्टम में है क्या क्या चीज़ें? एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ का बना हुआ है बेटा? इसके अंदर प्रेजेंट है पेयर ऑफ किडनीज। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख भी रही होंगी, दीज आर दी किडनीज। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये किडनीज है। इधर भी ये क्या है? दिस इज दी किडनी। ये देखो किडनी। और किडनी में से क्या निकल रहे हैं? आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? यूरेटर। अब वो यूरेटर सिर्फ यूरेटर नहीं है, यूरेटर को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? किडनी में से जो यूरेटर निकल रहा है, उस यूरेटर को हमने क्या बोला है? हमने उसको बोला है यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्यों भाई ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि आप ध्यान से देखना, किडनी तो है ही, किडनी की, अच्छा किडनी के ऊपर जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर है ना, देखो ये किडनी और किडनी के ऊपर यहाँ पे ऐसे व्हाइट कलर के ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं बेटा फैट बॉडीज। क्या बोलेंगे इनको? फैट बॉडीज। और यहाँ पे किडनी के ही ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा डो टेस्टिस। लेकिन अगर इनके बिल्कुल ऊपर बना देंगे आपको समझ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा समझाने के चक्कर में इन्होंने हल्की सी ऐसी दूर बनाई। अदरवाइज दीज टू किडनीज आर अबव, दीज टू टेस्टिस आर अबव दी किडनीज। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर बनाए हैं येलो कलर के, देखो दिस इज दी टेस्टिस, ये भी जो बनाया हुआ है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वहाँ क्या बन रहा होगा? स्पर्म। और स्पर्म फिर कहाँ पे आएगा? स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है, टेस्टिस से फिर वो स्पर्म आएगा इनटू दी किडनी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि किडनी के अंदर यहाँ पे एक अलग से कैनाल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो किडनी में बना स्पर्म, और स्पर्म को टेस्टिस में बना स्पर्म, स्पर्म को किडनी तक कौन लेके आ रहा है? ये वाली जो पाइप्स आपको दिख रही है ना, इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी वासा इफरेंशिया। वासा इफ्रेंशिया ये लेके आई इसको, और जहां लेके आई किडनी में, ये वाली जो कैनाल होती है, इस कैनाल को हम बोलते हैं बेटा बिडर्स कैनाल। तो यहाँ पे स्पर्म बना, स्पर्म इससे वासा इफ्रेंशिया से होता हुआ आ गया बिडर कैनाल में, ऐसे ये आ गया, यहाँ से होता होता आ गया बिडर्स कैनाल। ये सारी बिडर्स कैनाल है। देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अब आप ध्यान से देख सकते हो। तो दिस स्ट्रक्चर इज दी बिडर्स कैनाल, ये लंबे वाला स्ट्रक्चर। और ये क्या है? दिस इज दी वासा इफ्रेंशिया। और जो इधर साइड है, ये वाली जो कैनाल है, ये वाली, दिस इज दी लॉन्गिट्यूडनल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और इसके साथ ही क्या जुड़ी हुई है? ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? नेफ्रॉन्स होंगे। वो नेफ्रॉन से क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है ब्लड, और उससे क्या बन रहा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो वो सारे के सारे जो है ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल से आते हुए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इस पोर्शन में, जिसको हम यूरेटर कहेंगे। लेकिन अब मैं इसको यूरेटर नहीं बोल सकती, क्योंकि किडनी के वेस्ट भी इसी के अंदर हैं, और जो टेस्टिस से स्पर्म बने हैं वो भी इसके अंदर है। तो ये स्पर्म के लिए और यूरिया के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी। तो मैं इस डक्ट को यूरेटर कहने की बजाय मैं इसको क्या बोलूँगी? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। समझ आ गया? और बेटा इसमें क्या दिखाया हुआ है? ये देखो वासा इफ्रेंशिया तो यहाँ पे दिखाया है। अब ये जो टेस्टिस हैं किडनी से जॉइन कैसे हैं? बाय मीन्स ऑफ अ मेम्ब्रेन फोल्ड। और उस मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा मिजोरकियम। और इस मिजोरकियम, इस मेम्ब्रेन के फोल्ड के थ्रू ही जा रहा है वासा इफ्रेंशिया, इसी में से होते हुए जा रहा है। तो वासा इफ्रेंशिया, इसके ऊपर मेम्ब्रेन का फोल्ड है, वो मेम्ब्रेन का फोल्ड किडनी को और टेस्टिस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे किडनी के अंदर क्या आ जाएगा? बिडर्स कैनाल के अंदर होंगे स्पर्म जो आए हैं वासा इफ्रेंशिया से। वासा इफ्रेंशिया कहाँ से लेके आया है? टेस्टिस से। और जो ये
ट्रांसवर्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इनके पास क्या होगा, किडनी के नेफ्रॉन से फिल्टर किया हुआ ब्लड का जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मींस यूरिया। तो दोनों की दोनों चीज़ें इकट्ठी ट्रैवल करेंगी इन दी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एक इधर से आ रही है इस किडनी से, दूसरी इधर से आ रही है, और अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन हो रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। तो देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यहीं से आ रहा है, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट मतलब स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, और तीसरी चीज़ अभी देखो ये सारा का सारा वैसे ये सबसे पहले किस में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन तो सारा आके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ खुल गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खुल गया, और ऑलरेडी यहाँ पे और क्या खुलेगा, क्लोएका है ना बेटा। ये क्लोएका किस चीज़ से बन रहा था, ये एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये देखो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा से स्ट्रक्चर जोड़ने में ईजी होगा। ये देखो ये था बेटा रेक्टम, और रेक्टम इकट्ठा, रेक्टम के अंदर क्या हो रहा है, किडनीज के भी आके खुल रहे हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इधर से क्या खुल रहा है, मतलब ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में कहाँ से आ रहा है सारा का सारा यूरिन, फ्रॉम द किडनीज। तो यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन हो रहा है यहीं पे, किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म बनने थे यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू, वो भी कहाँ आ रहे हैं, रेक्टम के अंदर। और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी सारी की सारी ओपनिंग क्या है, रेक्टम। तो रेक्टम का जो लोअर पार्ट है इकट्ठा ये कॉमन ओपनिंग बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। और क्लोएका एक्सटीरियर में कैसे ओपन हो रहा है, बाय मीन्स ऑफ द क्लोइकल एपर्चर। तो समझ में आ गया, क्लोएका मैंने कहा था ना, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर दी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दी, कौन सा रह गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों के लिए। तो पेयर ऑफ किडनीज हो गई बेटा, उसके अलावा यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे ओपन हो रही हैं, इनटू दी क्लोएका। ये तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं इसलिए इकट्ठा पढ़ा दिया। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके अलावा टेस्टिस कितनी प्रेजेंट होंगी, 1 पेयर। टेस्टिस में क्या बन रही है, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कहाँ पे आएंगे, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया इनको कहाँ पे लेके जाएंगी, टू दी बिडर्स कैनाल। ये है वासाई फ्रेंशिया से कनेक्ट होती है बिडर्स कैनाल, इधर भी ये वासाई फ्रेंशिया, और ये कहाँ आ गए, इनटू दी बिडर्स कैनाल। और बिडर्स कैनाल से वो कहाँ जा रहे हैं, टू दी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यहाँ पे आ गई यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ आके ओपन हो रही है, इनटू दी क्लोएका। ये लो, ये हो गया कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ में उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बेटा सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। अब यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने लिखा है, लेकिन साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पे दोनों के दोनों कंबाइंड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। देयर वॉज अ कनेक्शन बिटवीन दी टू, कहाँ पे, किडनी में हो रहा था, किडनी में। और ये जो यूरेटर था, यूरेटर के थ्रू भी स्पर्म भी जा रहा है और यूरिन भी जा रहा है। तो ये दोनों सिस्टम कनेक्टेड थे, इनको हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं क्योंकि आसपास सिचुएटेड है, बट बोथ आर नॉट कनेक्टेड। मैं लिख देती हूँ, बोथ systems are not connected। दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड नहीं है, सेपरेट है। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, तो हमें क्या क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं ओवरीज। कितनी है, 1 पेयर। कहाँ पे है ओवरीज, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं बेटा ओवरीज। ये देखो येलो कलर तो मे बी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारे पास ये डार्क कलर के स्ट्रक्चर। ये क्या, एक ओवरी इधर है और एक ओवरी ये जो दिखाई हुई है इस साइड में है। तो 2 ओवरीज है। ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर दी ओवा। तो ओवरी कंटेनिंग दी ओवा। अब ओवरी भी किसके साथ अटैच है, हवा में थोड़ी झूल रही है, ये किसके साथ अटैच है बेटा, किडनीज के साथ, बाय मीन्स ऑफ मीजोवेरियम। वहां पे क्या था, मिजोर्कियम, और यहाँ पे क्या है, ओवरीज कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड टू किडनीज
थ्रू मीजोवेरियम, स्किन फोल्ड के थ्रू। लेकिन दोनों फंक्शनली कनेक्टेड नहीं है, बोथ सिस्टम्स आर नॉट फंक्शनली कनेक्टेड। वहां पे तो क्या था, फंक्शनली कनेक्टेड थे ना, स्पर्म भी किडनी में आ रहे हैं, किडनी की बिडर्स कैनाल में। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एग को कौन कलेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, दिस इज दी ओविडक्ट। ये ओविडक्ट दिख रही है, यहाँ से एग कलेक्ट करेगी, ओविडक्ट से होता हुआ ये एग कहाँ पे आएगा, किधर आ रहा है अल्टीमेटली, इनसाइड दी क्लोएका। ये क्या है, ओवेरियन एम्पुले। इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है ओवरी, ओवरी से एग जाएगा ओविडक्ट्स के पास, और ओविडक्ट से आता आता ये कहाँ पे आ जाएगा, इनसाइड दी क्लोएका। तो क्या लिखने की ज़रूरत है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, आप अपने आप से इसको लिख सकते हो। पर चलो मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हूँ। ओवरी से कहाँ पे चला जाएगा एग, टू दी ओविडक्ट्स, और ओविडक्ट से कहाँ आ रहा है, टू दी क्लोएका। अगर मैं करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ दी, दो क्या प्रेजेंट हैं, किडनीज। किडनीज के ऊपर ये वाइट कलर के क्या प्रेजेंट हैं, दीज आर दी फैट बॉडीज। और यहाँ पे किडनीज से ये क्या आ रहा है, यूरेटर। नाउ इट इज नॉट यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि एग नहीं आ रहा है इसके थ्रू, एग तो ओविडक्ट रिसीव कर लेगी और यहाँ से सीधा क्लोएका में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे किडनी से प्योरली क्या निकलेगा, यूरेटर, सिर्फ यूरिन लेके कहाँ जाएगा, टू दी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन हो रहा है, इन टू दी क्लोएका। वही बात, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था बेटा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद बेटा लास्ट आ जाइए आप टू दी कॉप्युलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। और कॉप्युलेशन मैंने आपको बताया ही था, कॉप्युलेशन क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कॉप्युलेशन तो हमें पता ही है, मेटिंग। अब मेटिंग के लिए क्या करवानी पड़ती है, पेयरिंग होती है किसकी, मेल एंड पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। और उस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एम्प्लेक्सस। फीमेल फ्रॉग नीचे होगी, मेल फ्रॉग उसके ऊपर होगा। लेकिन मेल यहाँ पे अपना सीमेन या जो स्पर्म है फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं करेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ कैसी है, एक्सटर्नल है। और कहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, इन वाटर होगी। इसीलिए तो बेटा ये एम्फीबियंस हैं, इनको पानी की ज़रूरत कहाँ है, यहाँ पे है। कैसे, फीमेल अपने एग, जैसे ही एम्प्लेक्सस फॉर्मेशन होगा, पेयरिंग होगी मेल और फीमेल की, तो उस वक्त क्या होगा, फीमेल अपने एग ले कर देगी इन दी वाटर, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मेल अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देगा उन एग्स के ऊपर। फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं डाल रहा है, फीमेल ने जो एग रिलीज किए हैं आउट ऑफ दी बॉडी वहाँ पे डाल देगा, तो एग क्या हो गए, फर्टिलाइज। तो एग्स क्या हो जाएंगे, एग्स क्या हो गए, फर्टिलाइज्ड। और फर्टिलाइजेशन के बाद एग से फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये जो पेयरिंग होती है, एम्प्लेक्सस फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या चीज़ ज़रूरी होती है, यहाँ पे ज़रूरी होती है कॉप्युलेटरी पैड। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट के ऊपर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जिससे मेल फ्रॉग जो ऊपर है फीमेल के वो उसको होल्ड कर लेता है टाइटली। और फीमेल उसके झांसे में आती कैसे है, क्योंकि मेल फ्रॉग के पास क्या होते हैं, वोकल सैक्स, जो उसी में डेवलप होते हैं, तो उससे वो क्रॉकिंग करता है, क्रॉकिंग साउंड से फीमेल को पता चल जाता है फ्रॉग इज रेडी टू मेट, तो वहाँ पे मीटिंग फिर हो जाती है। तो एग हो गए फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन से बन गया बेटा जाइगोट, और जाइगोट से आप लोग सोचते हैं डायरेक्टली बन जाएगा क्या, एडल्ट, नहीं, यहाँ पे पहले क्या बनता है, एक लार्वा, और उस लार्वा का नाम क्या होता है, लार्वा इज द टैडपोल, और उससे फिर आगे बनता है एडल्ट। और ये जो लार्वा होता है ना बेटा, ये लार्वा कैसे होता है, ये लार्वा होता है प्योरली एक्वेटिक। कैसी रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है बेटा थ्रू गिल्स। और कैसा होता है ये लार्वा, इट इज प्योरली हर्बीवोर। और क्या होता है, टेल इज प्रेजेंट, टेल इज प्रेजेंट। लेकिन अगर इसकी बात करूं एडल्ट की, एडल्ट क्या होता है, बोथ लैंड एंड वाटर दोनों पे मिलेगा। और क्या होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगी, रेस्पिरेशन कैसे होगी, स्किन से भी होगी,
बक्को फेरेंजियल कैविटी से होगी और कैसी होगी, लंग से होगी, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, प्योरली कार्निवोरस। टेल प्रेजेंट होगी, नहीं, टेल रिग्रेस हो जाएगी, टेल इज एब्सेंट। अब ये फीचर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो लार्वल स्टेज, लार्वल क्या होती है, लेस एडवांस स्टेज, उस लेस से मोर एडवांस क्या बना, एडल्ट। तो जब एडल्ट मोर एडवांस बन रहा है तो उसके पास तो एडिशनल फीचर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडल्ट के पास लार्वा से कम फीचर है। देखो लार्वा के पास एक वेल डेवलप्ड टेल थी, लेकिन एडल्ट के पास वो नहीं होती है, वो रिग्रेस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एडल्ट के पास लार्वा से कम फीचर्स हैं, कम एडवांस फीचर हैं। तो इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो क्या होगा यहाँ पे, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो समझ में आ गया ना कि जाइगोट से डायरेक्टली एडल्ट नहीं बना, बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन किस टाइप की है, इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव, इट इज़ रेट्रोग्रेसिव। क्यों, बिकॉज एडल्ट इज लेस एडवांस देन लार्वा। और वो फीचर कौन सा है, लेस एडवांस वाला, वो फीचर है बेटा एब्सेंस ऑफ द टेल। टेल लार्वा के पास प्रेजेंट है। बस इसके साथ बेटा हमारे फ्रॉग के सारे सिस्टम्स हो जाते हैं खत्म। इतना ही हमें फ्रॉग के बारे में पढ़ना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।